नमस्कार बीकॉम फर्स्ट ईयर के प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं इंडिया स्विफ्टी। मैं हूं आपका एचडीएम सर, जो आपको पढ़ाते हैं बीकॉम फर्स्ट ईयर के फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड बिजनेस मैथमेटिक्स। आज हम देखेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में यूनिट 5 साझेदारी फर्मों का समापन। इस पर एक वीडियो बन चुकी है जिस पर मैंने आपको थ्योरी और कुछ नियम समझाया था, फिर हमने उदाहरण के क्वेश्चन भी बना के देखे थे। आज हम बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 2। इस चैप्टर में हम क्या क्या खाते बनाते हैं उस पर एक चर्चा कर लें। लगभग 3 खाते कंपलसरी होते हैं। एक होता है वसूली खाता, जो कि इस चैप्टर के प्रत्येक क्वेश्चन में आपको बनाने होते हैं अनिवार्य रूप से। इसके बाद होता है पूंजी खाते, जो साझेदार के पूंजी खाते बनते हैं, ये भी कंपलसरी है बनाना। इसके बाद होता है बैंक खाता। इसको बैंक और रोकड़ अलग अलग तरह से बनाया जाता है, पर बनने का तरीका दोनों का सेम है, कॉलम वही रहेगा। कई बार बैंक खाता बोलते हैं, कई बार रोकड़ खाता। ये 3 चीज़ें कंपलसरी है। चौथा इसमें आ जाता है पंजी प्रविष्टि, और 5वां हो जाता है इसमें चिट्ठा, और 6ठा हो जाता है आपका ऋण खाता। ठीक है, तो ऋण उनका जो किसी साझेदार ने ऋण लिया है। तो कुल मिलाकर के आप देखेंगे वसूली खाता, पूंजी खाता, बैंक खाता, ये 3 चीज़ें कॉमन होती हैं। पंजी प्रविष्टि भी बोल दिया जाता है तो वो करना है, चिट्ठा बनाने बोल दिया जाए तो वो भी बनाना है। ऋण खाता अगर स्पष्ट नहीं है लेकिन फिर भी अगर ऋण है तो ऋण देख करके आपको ऋण खाता तैयार कर लेनी है। तो इस तरह से आपके ये एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में 15 नंबर के आते हैं, जिसमें आपको अगर 3-4 खाते बनाने हैं तो नंबर आपके 3-3 और 4-4 नंबर में डिवाइड होते हैं। जैसे कि वसूली भी बनाना है, पूंजी खाता भी बनाना है, बैंक खाता भी बनाना है, चिट्ठा ऋण खाते या प्रविष्टि में से एक करनी है। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तीनों 3 चौक 12। अब इसके बाद इनमें से एक और आया तो 3 पंचे 15 नंबर आपका हो जाएगा। और अगर मान लेते हैं बस 4 चीज़ें बोला गया है तो फिर 4-4 नंबर के हिसाब से आपको नंबर दे दिया जाता है, किसी में 3 किसी में 4। इस तरह से आपके पूरे 15 नंबर कवर होते हैं। वसूली खाते कैसे बनता है इस पर मैंने आपको एक नियम समझाया था। वसूली खाते का बड़ा सिंपल नियम है। विकलन साइड में आपको जो भी चिट्ठे में संपत्ति दी जाती है उसको उठा करके यहाँ लिख लेना है विकलन पक्ष में। उसके बाद दायित्व में से आपने कितना भुगतान किया रोकड़ वगैरह का, उनको यहाँ लिख लेंगे, रोकड़ से कितना कितना भुगतान किया। समाकलन पक्ष में आएंगे तो समाकलन में आपको क्या दायित्व है, लेनदार, देवी पत्र, इनको लिख लेंगे। और संपत्ति को बेचने से जितना पैसा प्राप्त होता है रोकड़ खाते को बोल कर लिख लेंगे। दोनों पक्षों को घटाने से आपको वसूली खाता से लाभ और हानि मिल जाता है। ये बनता है सबसे पहला खाता। फिर उसके बाद जानेंगे पूंजी खाता कैसे बनता है। तो आपके पास एक बुक होना चाहिए। अगर आप लोग के पास बुक नहीं है तो सबसे पहले आपके पास बुक होना चाहिए। अब चूँकि हमारे वीडियो को देखने वाले 2 प्रकार के बच्चे होते हैं। एक वह बच्चे होते हैं जो प्राइवेट कॉलेज कर रहे होते हैं, जो केवल साल में एक बार एग्ज़ाम दिलाते हैं। दूसरे ऐसे बच्चे हो सकते हैं जो रेगुलर के होते हैं, पर कई रेगुलर के छात्रों के पास भी बुक नहीं होता। तो जिन बच्चों के पास बुक नहीं है, आपके लिए एक ऑफ़र है, आप बुक खरीदना भी नहीं है। ठीक है, जो चैप्टर इम्पॉर्टेंट है, जो हर कॉलेज में पढ़ाया जाता है, देखिए चैप्टर बहुत सारे हैं पर सभी चैप्टर को नहीं पढ़ाया जाता आपके यूनिवर्सिटी में। तो जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, जिसकी क्लास लगेंगी, जिसके नोट्स तैयार करने होंगे आपको, वो सब चीज़ें मैं आपको अवेलेबल करवाऊँगा। आपको क्या करना है, अगर आप इंस्टा चलाते हैं तो इंस्टा में जा कर के मुझे फॉलो कर लेना है। मेरा आईडी आपको यहीं मेरे चैनल में विजिट करेंगे, अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, HDM sir.2021, ये आपको सर्च करना है। यहाँ जा कर के मुझे कमेंट करना है कि फॉलो कर लेना, फिर कमेंट का मैसेज कर देना कि हाय सर, मेरा नाम ये है, मैं बीकॉम फर्स्ट ईयर का छात्र हूँ, इस यूनिवर्सिटी से हूँ, और मुझे आपके इम्पोर्टेंट PDF चाहिए। तो मैं आपके लिए जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है उसके PDF तैयार करके रख लिया हूँ। ठीक है, और उस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, आप देखते हैं किसी भी चैप्टर में आप जाएंगे तो मैं भी आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा कितने क्वेश्चन मिलेंगे। 40 से 50 क्वेश्चन मिलते हैं, किसी में 25 से 30 क्वेश्चन मिलते हैं। तो उन सभी क्वेश्चन के जो सोल्यूशन है, ठीक है, तो आपको उसके सोल्यूशन भी मिल जाएंगे, सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो देखिए आपको बुक का भी PDF मिल जाएगा, जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं उनका, और उसके सोल्यूशन के भी PDF मिल जाएगा। ठीक है, और सबकी प्राइजेज़ अलग अलग है। देखिए, अगर आप
यूनिट 2 की बात करते हैं, जिसमें आपको अंतिम खाते बनाने होते हैं। वहाँ पर लगभग हमने 21 से 22 क्वेश्चन कुछ देखा है प्रैक्टिकल क्वेश्चन में। तो उस 21-22 क्वेश्चन को अगर आप मतलब इसके PDF खरीदते हैं तो इसके अलग चार्ज होते हैं। अगर आप पूरा यूनिट 1 को लेते हैं, यूनिट 1 में बहुत सारे चैप्टर्स हैं और उनके अलग अलग चैप्टर्स में अलग अलग बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो उसके पेजेस जो होंगे इससे ज़्यादा होंगे। तो पेजेस के हिसाब से आपको प्राइस बता दिया जाएगा, ज़्यादा नहीं, 50 रुपये 100 रुपये मिनिमम में आप कुछ खरीद सकते हैं। तो आपको क्या करना है, एक बार इंस्टा में फॉलो करके मुझसे बात कर लेनी है। वैसे कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है कौन सी नहीं है ये मैं आपको अपने चैनल में बताते रहता हूँ जब भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ। तो जिन बच्चों को PDF चाहिए, एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन चाहिए, जो रेगुलर कर रहे होगे, जो सेमेस्टर कर रहे होगे, उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो आप लोग देख लेना। कई बच्चे जो काम वाम में जाते हैं, आपके पास समय नहीं है एक एक क्वेश्चन को बनाने का, नोट करने का, आप भी इसको खरीद सकते हैं। आप देखिए बुक खरीदेंगे तो आपका जो कॉस्ट जाएगा 500-600 से ऊपर का बुक आएगा। आप यहाँ 100-50 रुपये में बुक का PDF और अपना आंसर ले सकते हैं। तो आपको जैसा ठीक लगे आप मुझे बिल्कुल इंस्टाग्राम में मेरे से बात कर सकते हैं। प्रोसेसिंग क्या होगी आगे मैं आपको उसमें बता दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आज सीखते हैं। मेरा समझाना अगर अच्छा लगे तब फिर आप खरीदने वगैरह के बारे में सोचेंगे, बाकी आपकी जो मर्जी आप जैसा चाहें, ठीक है। चलिए, तो आज मैं आपको सभी बच्चों को जो पहली बार देख रहे हैं या जो दूसरी बार देख रहे हैं, आप सभी को मैं सिखाता हूँ कि कैसे हम वसूली खाते बनाते हैं और वसूली खाते की सहायता से फिर हम कैसे पूंजी खाता वगैरह बनाते हैं। चलिए आज सबको सीखते हैं। तो एक क्वेश्चन पहले आपको मैं दिखाता हूँ, आपको क्वेश्चन ध्यान से देखना है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन है आपका, ABC साझेदार हैं जो लाभ हानि को बराबर अनुपात में बांटते हैं। 31 मार्च 2019 को फर्म का विघटन किया गया है। इस तारीख को इनके लेनदार 60,000 के थे। पूंजी कुछ इस प्रकार थी, 3 संपत्ति है और संयोजन जो इम्पोर्टेंट होता है उसको देखते हैं क्या है। तो ये संयोजन है कि संपत्ति से उसके पुस्त मूल्य से 10% कम वसूल हुए, लेनदार को पूरा भुगतान कर दिया गया, समापन में 500 रुपये हुए जिसकी नकद भुगतान की गई, एक संदिग्ध दायित्व के लिए जिसकी पुस्तक में कोई व्यवस्था नहीं है 500 रुपये का भुगतान किए गए, तो एक और दायित्व उत्पन्न हो गया जिसके लिए 500 रुपये का भुगतान किया गया। ये आपका संयोजन है। आवश्यक खाते तैयार कीजिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, जब आप वसूली खाता बनाएंगे तो ये चिट्ठा है, तो इसमें जो भी आपकी संपत्ति होती है उसको उठा करके विकलन में लिखना है, रोकड़ और बैंक को छोड़ करके, ये पहला नियम। उसके बाद समाकलन साइड में क्या लिखेंगे, जो आपके दायित्व हैं, दायित्व में लेनदार हैं। उसके बाद जो वसूली से प्राप्त हुआ, अभी जो संपत्ति 10% कम, उसको लिखेंगे और यहाँ कितना भुगतान किया, लेनदार को पूर्ण भुगतान किया तो इस तरफ उसको लिखेंगे। तो आपको 2 चीज़ लिखना है, संपत्ति को उठा के विकलन में लिखना है और जो लेनदार या दायित्व को भुगतान किया, यहाँ कितना वसूली हुआ सारी संपत्ति से और कितने दायित्व थे उनको लिख लेना है, ठीक है। तो चलो इस 2 इन्फॉर्मेशन की सहायता से आप अपना क्वेश्चन बनाते हैं। तो आप देख लीजिए, रोकड़ या बैंक को नहीं लिखते, बाकी आपके पास स्थायी संपत्ति 1 लाख की है और चालू संपत्ति 40,000 की है, इन दोनों को हम यहाँ पर लिखेंगे विकलन साइड में। दूसरा क्या लिखेंगे, जो पूर्ण भुगतान हुआ है, तो लेनदार को पूर्ण भुगतान किया है 60,000 रुपये और जो समापन में हुआ है और एक और दायित्व 500 रुपये भुगतान हुआ है उसको लिखेंगे। तो इस तरह से अब बुक को मैं साइड करता हूँ। क्वेश्चन आपने देख लिया। तो चलिए अब आपको कॉलम तैयार कर लेना है बच्चों। तो सारे बच्चे इस तरह से कॉपी निकाल करके बैठें। अभी आप मेरे साथ साथ बनाएंगे तो आप सीखते जाएंगे, ठीक है। तो मैं चाहूँगा आप सभी के पास एक बुक होना चाहिए। बुक नहीं है तो कोई बात नहीं, PDF मैंने आपको बोला है प्रोवाइड करवा दूंगा। आप सबसे पहले एक कॉपी निकालो और उसमें तैयार करो वसूली खाता। ठीक, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं उनके लिए भी बता दूं, वसूली खाते को ही बोलते हैं रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक। तो रियलाइजेशन अकाउंट बनने वाला है। अब देखो कैसे बनता है, बहुत ही सिंपल होगा, बहुत ही छोटा होगा। बहुत बड़ा नहीं बनाऊंगा, आप अपने पूरे पेज का प्रयोग कर सकते हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं बस एक छोटे से कॉलम में आपको इसको समझाना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं बहुत छोटा सा बना रहा हूँ। तो इस तरह से, ओहो लाइट गुल हो गया, क्या बताएं बच्चे।
तो बच्चों इस तरह से कुछ वसूली खाता तैयार कर लेना है। अब लाइट गोल हो चुकी है तो हम प्राकृतिक की रोशनी में ये वीडियो बनाने वाले हैं। तो हम आपको फिर से एक क्वेश्चन मतलब उस क्वेश्चन को दिखाते हैं, ठीक है, जहाँ पर हमारी संपत्ति थी 10,000, चालू संपत्ति थी 40,000। मैंने बोला रोकड़ को छोड़ के इन दोनों को विकलन में लिखना है, ठीक है। तो यही मैं लिखने वाला हूँ, स्थायी संपत्ति एक लाख, फिर लिखना है चालू संपत्ति चालू 40, ठीक। इसके बाद क्या लिखना होता है, जो दायित्व आपने भुगतान कर दिया तो आपने रोकड़ खाते से आपको लिख लेना है, और बैंक का पैसा होगा तो बैंक खाते से लिखते हैं, तो आपको लिख लेना है रोकड़ खाते से, ठीक है। यहाँ बताना है कि आपने लेनदार को पूर्ण भुगतान किया, तो छोटा सा लेनदार मैं लिखता हूँ। आपके पास बड़ा कॉलम होगा तो आप पूरा लेनदार लिख सकते हैं, ब्रैकेट में लिखना है लेकिन, ठीक है। कितना भुगतान किया आपने, उसको पूरा 60,000 के लेनदार थे तो आपने पूर्ण भुगतान किया गया तो आप पूरा 60,000 लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर से आपको रोकड़ खाते से लिख लेना है, इसमें आपको व्यय लिख लेना है, व्यय 500 रुपये का व्यय था, एक वो भुगतान हुआ। फिर से आपको रोकड़ खाते से लिख लेना है, और यहाँ पर आपको लिख लेना है एक दायित्व जो भुगतान किया गया 500 रुपये का, जो प्रकट हुए थे, ठीक है। तो इस तरह से पहले संपत्ति को लिखो, फिर जितने भी दायित्व हैं उनको लिख दो। इस तरह से इसको बनाया जाता है, ठीक है। चलिए अब इस तरफ यहाँ लिख लेते हैं कि ये विवरण है, ये आपका राशि है, विवरण राशि, विवरण राशि, कुछ इस तरह से इसको बनाया जाता है, ठीक है बच्चों, ठीक। अब यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले आपके दायित्व। तो दायित्व दो चीज़ हुए थे, एक तो आपका लेनदार था, तो यहाँ पर उस दायित्व को दिखाते हैं जितना आपको देना है। जो आप दे देते हैं कुछ काट फट करके डिस्काउंट करके उसको विकलन में लिखते हैं, पर जो उसका एक्चुअल अमाउंट रहता है उसको आपको यहाँ पर लिखना है लेनदार बोल करके, ठीक है। इसके बाद जो 500 रुपये के दायित्व उत्पन्न हुए थे आप उसको लिख सकते हैं, लेकिन चूंकि वो संयोजन का है तो चलो उसको ना लिखोगे तब भी चलेगा, ठीक। हाँ, इसके बाद आपको संपत्ति से कितना प्राप्त हुआ, तो संपत्ति से 10% कम प्राप्त हुआ, ये बोला है ना, सारी संपत्ति से 10% कम। तो दो प्रकार की संपत्ति है, दोनों को जोड़ेंगे तो आपका कितना हो रहा है 40,000, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ रोकड़ खाते को विविध संपत्ति। देखो टोटल 1,40,000 होगा, जिसका अगर आप 10% इसमें घटाते हैं, ठीक है, तो 14,000 आएगा। 1,40,000 में 14,000 आएगा, 1,26,000 आएगा, तो आपके यहाँ लिख लेना है 1,26,000 रुपये, ठीक है, क्लियर है। तो जो रोकड़ प्राप्त हुआ उसको रोकड़ खाते को बोल के लिखो, जो देना है उसको ऐसे लिखो, और जो संपत्ति पहले की है उनको इधर, और जो भुगतान के उनको। आप दोनों पक्षों को जोड़ के एक दूसरे से घटाना है। तो ये वाला पक्ष हो रहा है 1,86,000, और ये वाला पक्ष कितना हो रहा है, देखो ये 1 लाख और ये दोनों मिला 2 लाख, 2,01,000 हो रहा है ना, 2,01,000। तो हम कहेंगे हमारा विकलन पक्ष ज़्यादा है, 2 लाख रुपए है। तो चूंकि हमें बैलेंस करना है, इधर बांटना है, तो क्या बोलते हैं देख लो, वसूली से हानि को साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरण करने पर, ठीक है। ये बोल करके फिर आपको ए बी सी जो 3 व्यक्ति हैं उनको बांट देना है। तो ए बी और सी को बांटना है, ठीक है। तो कितना पैसा बांटना है, 2,01,000 में 1,86,000 को काटना है, ठीक है। तो उसकी कार्यविधि मैं आपको यहाँ ऊपर में बता देता हूँ, देख लो। 2,01,000 इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1,000, 10,000, लाख, 2 लाख, उसमें 1,86,000 को काटना है, तो 1,00,000 ये 86,000, 0 0 0, 1 में 6 नहीं जाएगा, उधारी लेके 11 होगा, 11 में 6 जाएगा 5,
ये 10 होने के बाद 1 दिया है तो 9 हो गया, 9 में 8 जाएगा 1, 1 से 1 कटा ख़त्म। 15,000 रुपये को बांटना है तो आपको यहाँ 15,000 का बंटवारा करना है ABC में। किस अनुपात में करना है? तो बराबर अनुपात है, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। आप पहले क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन में बोला है ABC फर्मों को बराबर के साझेदार हैं जो लाभ हानि को बराबर अनुपात में बांटते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर बराबर बांटेंगे। तो 15,000 को अब 3 से भाग कर दो, 3 एकम 3, 3 पंचे 15 और 0 0 0, 55,000 तीनों को बटेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ लिख लेना है कि ABC तीनों को 5,000 5,000 5,000 रुपये बांटा जाएगा, जो कि कुल मिला कितना होगा 15,000 रुपये। ठीक है, अब इस कॉलम को थोड़ा बढ़ा लेना है। ठीक है, तो मैं यहाँ इस तरह से लाइन खींच के इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, आपको भी वैसे ही कर लेना है। ठीक है, वैसे जब आप लगातार क्वेश्चन बनाएंगे तो कितना बड़ा कॉलम होना चाहिए क्वेश्चन के हिसाब से आपको आइडिया हो जाता है। ठीक है, मैंने एक अनुमानित 2-3 पॉइंट देख कर कितना बनाया था, पर ये 2-3 लाइन तो ये खुद खा जाता है, इसलिए थोड़ा सा ये छोटा पड़ जाता है। और इस तरह से लाइन खींच के इसको क्लोज करते हैं। ठीक है, तो ये वाला लाइन क्लोज़र का लाइन होता है। नीचे में ऐसा डबल लाइन ज़रूर खींच लेना बच्चों, क्योंकि ये डबल लाइन खींचने से ही ये ज्ञात होता है कि आपने इस खाते को क्लोज़ कर दिया। ये डबल लाइन जो होता है ना, ये इम्पॉर्टेंट होता है, तो ये आप खींच लेंगे। और जो सबसे बड़ी अमाउंट है उससे दोनों पक्षों को बैलेंस करना होता है, तो 2,01,000 जो अमाउंट है उससे दोनों पक्षों को बैलेंस करेंगे। जो कमी था उसको आप यहाँ फिर यहाँ नीचे में से जोड़ के बता सकते हैं कि 15,000 रुपये की कमी थी। अब आप जोड़ेंगे इन तीनों को तो ये भी 2,01,000 होगा, और ये तो ऑलरेडी 2,01,000 है ही है। ठीक है, तो इस तरह से बन गया आपका वसूली खाता। ठीक है, समझ आया? तो वसूली खाता ऐसे बनता है। अब बस आप ये पहला वीडियो देख रहे हैं, आप ऐसे बहुत सारे वीडियो देखते जाएंगे तो आप सीखते जाएंगे। मैं आपको ऐसे बहुत सारे भी वीडियो बना करके इसको ईजिली सिखाने वाला हूँ। तो जिन बच्चों को फ्री में सीखना है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और चैनल के अंदर विजिट करो और लिखो साझेदारी समापन, ये हिंदी में नाम, या फिर आप BCom फर्स्ट ईयर यूनिट 5 चैप्टर 19 करके आप सर्च कर सकते हैं। आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, आप वहाँ से पूरा वीडियो देख सकते हैं। और सारे क्वेश्चन के सलूशन चाहिए तो आप PDF ले सकते हैं, जो कि आपको मैंने शुरू में बताया था इंस्टा के थ्रू। ठीक है, अब पूंजी खाता बनेगा तो आप यहाँ से आप पूंजी खाता तैयार कर सकते हैं, जिसके लिए आपको लिख लेना है साझेदारों का पूंजी खाता। ठीक है, ये लिख लेना है। और लिखने के बाद आप ऐसे इसको बढ़िया हाईलाइट कर देंगे, जैसे हमने इस चैप्टर के नाम को किया था। ठीक है, बस ये थोड़ा अच्छा दिखना चाहिए ताकि चेक करने वाले के ऊपर अच्छा इम्पैक्ट पड़े आपका। ठीक, इस तरह से और बराबर कर लेना ताकि थोड़ा सही दिखे। ठीक, इस तरह से। अब इसके बाद आप कॉलम तैयार करेंगे, तो कॉलम देखिए, जितने साझेदार होते हैं उतने कॉलम बनते हैं। तो चूंकि यहाँ पर साझेदारों की संख्या ज़्यादा है, 3-3 साझेदार हैं, तो 3-3 कॉलम बनेगा, तो अब पूरे पेज का प्रयोग किया जाएगा। तो देखो इस तरह से मैं पूरे पेज का प्रयोग कर रहा हूँ, पहले मैंने नहीं किया था। तो आप देख सकते हैं कितना पेज इधर उधर छूटा था और वो बन चुका था, लेकिन पूंजी खाते में पूरे पेज की आवश्यकता होती है। आप ये समझ लो, मतलब वो कम पड़ जाता है ये। तो थोड़ा से नीचे से फिर से आप इसको खींचेंगे, क्योंकि इसमें ABC या विवरण वगैरह लिखना होता है। तो लिखने के लिए हमने एक जगह दिया थोड़ा सा, और ये फिर लाइन खींचा। यही काम आपको इधर भी कर लेना है, कुछ इस तरह से। ठीक, अब छोटा छोटा आप कॉलम तैयार करेंगे इस तरह से ABC तीनों के लिए। तो ये मैंने तैयार किया ABC के लिए। ठीक, ये विवरण करके थोड़ा सा हम जगह दे देंगे इतना। अब यहाँ से फिर से तीनों का ABC।
ठीक। अब देखो बच्चों, शुरुआत हमेशा आपको समाकलन से करनी होती है। खाते का नाम रहेगा विवरण, ए की राशि, बी की राशि, सी की राशि, तो ये ए, बी और सी लिख लेना है। इधर भी वैसे ही विवरण ए, बी, सी। अब पहले रूल जान लो, ये होता है आपका डेबिट पक्ष, यह होता है आपका क्रेडिट पक्ष। क्रेडिट में आपको क्या लिखना है, इनकी पूंजी जितना इन्होंने लाया था, और इनको जो भी लाभ मिलना है, संचय, अवितरित लाभ, क्षतिपूर्ति कोष, उनको लिख लेंगे। ख्याति वगैरह उसको बांट लेते हैं। तो ये कुछ चीज़ें जो इनको मिलना है वो इधर लिखते हैं, और जो इन्होंने ले लिया है, कोई संपत्ति खरीद ली है या आहरण कर लिया है, उनको आपको इस तरफ दिखाना है विकलन साइड में। ठीक। अब देखो क्वेश्चन में इनकी पूंजी 30,000 रुपये दी है, ये आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना है शेष लाया गया, शेष लाया गया। तो 30,000 रुपये सबने लाया, तो 30,000 यहाँ भी, 30,000 यहाँ भी, 30,000 रुपये यहाँ भी, आपको इस तरह से लिख लेना है। ठीक है। इसके बाद देखना है कि पुनर्मूल्यांकन से क्या लाभ और हानि हुआ है। तो पुनर्मूल्यांकन से लाभ होता तो इधर होता, हानि है तो इधर है, तो इधर को आप इधर लेके आते हैं, क्योंकि हानि को ये लोग वहन करते हैं, तो इनके पूंजी खाता में डेबिट कर दिया जाता है। तो यहाँ लिखेंगे पुनर्मूल्यांकन से हानि। क्या लिखेंगे, पुनर्मूल्यांकन से हानि। ठीक है। ये पुनर्मूल्यांकन से हानि को आप बांट देंगे कि तीनों का 55,000 रुपये का हानि है। ठीक। अब संचय वगैरह कुछ क्वेश्चन में है नहीं जो बांटा जाएगा, तो बस पूंजी और उनके हानि को आप एक दूसरे से घटा के बैलेंस कर देंगे। तो इतना बड़ा जो मैंने कॉलम बनाया था ये समझ लो फालतू हो गया, तो छोटा सा कॉलम बनाना था इसके लिए, छोटा सा। तो अब इस कॉलम को थोड़ा क्लोज कर लेते हैं, मतलब बंद कर देते हैं, क्योंकि अब इसमें ज़्यादा कोई ताम झाम है नहीं। ठीक। अब 30,000 जो सबसे बड़ी अमाउंट है उसी से इनको क्लोज कर लेंगे, तीनों को। तीनों का 55,000 रुपये का हानि है, तो जो शेष लेकर निकालेंगे आप, तो 30,000 में इन 55,000 को काट देंगे, तो 25,000 का शेष बचेगा, तो उसी को ऐसे लिख लेना है। ठीक है, क्लियर। ये बन गया पूंजी खाता। तो देखो वसूली खाता, उसके तुरंत बाद इसकी सहायता से बनता है पूंजी खाता। अब आपको रोकड़ या बैंक खाता बनाना है। क्या बनाना है, रोकड़ खाता। रोकड़ खाता बड़ा सिंपल होता है। रोकड़ खाता बनाते समय आपको ध्यान देना है, आपके पास वही छोटा वाला कॉलम होना चाहिए जिसमें आप पूरे कॉलम का प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं छोटे कॉलम का प्रयोग कर रहा हूँ। ठीक है। जिसमें ये है रोकड़ विवरण, राशि, इतना विवरण, ये वाला राशि, और ये पूरा हमारा विवरण। ठीक। अब देखो रोकड़ खाते में सबसे पहले विकलन साइड में लिखते हैं उस रोकड़ को जिसको हमने छोड़ा था वसूली खाते में। तो वो रोकड़ कितने का था, वो रोकड़ था आपका 10,000 का। उसको बोलते हैं कि पहले से आपके पास रोकड़ है, तो उसको बोलते हैं शेष लाया गया, ये 10,000 रुपये। ठीक। इसके बाद वह रोकड़ लिखेंगे जो आपको संपत्ति को बेचने से वसूल हुआ, वो आपने वसूली खाते में लिख लिया है, रोकड़ खाते को बोल करके 1,26,000 रुपये इतना वसूल हो गया है। तो आप लिखेंगे 1,26,000 रुपये को। वसूली खाता से 1,26,000 रुपये। ठीक है। हाँ, 10,000 वाले अमाउंट को थोड़ा साइड में लिखना ताकि वो हज़ार के लाइन में रहे। ठीक, ताकि जोड़ने में आपको सरलता हो। इस तरफ अब आपको क्या लिख लेना है, जो आपने भुगतान किया। विकलन में लिखते हैं कि कितना रोकड़ आया, यह पहले से है,
समाकलन में लिखते हैं जितना रोकड़ गया, तो जाने वाले को समाकलन, आने वाले को विकलन। तो देखो सबसे पहले तो आपने वसूली को बोल के लिखो कि लेनदार को दिया। किसको दिया? लेनदार को। कितना दिया? पूरे 60,000 रुपये। ठीक, फिर से वसूली खाते को बोल करके बताओ कि आपने व्यय का भुगतान किया जो कि 500 था। ठीक है, दूसरा फिर से बताओ कि एक और वसूली खाते से ही आपने एक दायित्व का भुगतान किया जो कि 500 का था। इसके बाद इनके जो पूंजी का जो शेष होता है ना, इधर है तो इधर लिखना है और इधर आता तो इधर लिखते। तो ये 25-25 हज़ार है, इनको लिख लेना है। लिखना है ABC, तो लिखना है ए के पूंजी खाते को वही लिखना है, बी के पूंजी खाते को वही लिखना है, सी के पूंजी खाते को सब में लिख दो 25,000 रुपये। ठीक, अब इसके दोनों पक्ष हमेशा बराबर आते हैं, मतलब जितना जोड़ने से ये आएगा उतना ही ये आएगा, ये उसके उत्तर की जांच होती है। ये देखने में आपको पता चल रहा है 26,000 में 10 को जोड़ेंगे तो 36 होगा, 1,36,000 हो रहा है। आप यहाँ बैलेंस भी कर सकते हैं इसे टोटल करके, ये 1,36,000 होगा और उतना ही बच्चों ये भी होगा अगर आप इसको बैलेंस करते हैं तो। ठीक है, इसके बैलेंस के लिए जगह कम है तो आप उधर कर सकते हैं। अब देखो 25 दिया 75,000 होता है। ठीक है, 75 में 60,000 को जोड़ोगे तो 1,35,000 हुआ, इन दोनों जोड़ोगे तो 36 हुआ, 1,36,000 ये भी हो रहा है, तो आप यहाँ पर 1,36,000 लिख के इसको भी बैलेंस कर लेंगे। ठीक है, समझ आया? तो इस तरह से बनता है आपका रोकड़ खाता, पूंजी खाता और वसूली खाता। ठीक है, तो देख लो क्वेश्चन बड़ा सिंपल होगा, 3 खाते बनेंगे। अब अगर आपके एग्जाम में बस इतना ही पूछा तो इसमें 5-6 नंबर इस पर होगा, 5 नंबर, और 55 नंबर इन दोनों में होगा, ये दोनों में 10 नंबर होगा, तो फिर इनको बनाने से आपको 10 मिल जाएगा। तो सारे सही हुए तो फिर आपको 15 में 15 इसमें मिल जाता है। ठीक है, आई होप आपने सीखा। अब आपको कुछ कुछ क्वेश्चन बना करके देखना है, तो आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ, बिल्कुल आप इसको बना करके देखिएगा। ठीक है, चलो देखो ये क्वेश्चन है उदाहरण नंबर 3 में वही ABC है, इनके भी रोकड़ देनदार रद्द करके कुछ संपत्ति है, कुछ दायित्व है, और इनको आप देख लो। फिर इसके बाद एक संयोजन है, संयोजन क्या कहता है वो भी देख लो। संयोजन में बोला गया है कि समापन की तारीख में निम्नलिखित प्रबंध किए गए कि लेनदार को ए ने सहमत किया दूंगा बोल के, बी ने बोला 25,000 का रहत्या मैं ले लूँगा, सी ने ख्याति को ले लिया, तो इसमें कुछ साझेदार कुछ संपत्ति को ले लेते हैं। इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको मिलेगा। और फिर आप इसके लास्ट में जाते हैं कि अगर मुझसे क्रियात्मक क्वेश्चन बन गया तो मैं बना के देखता हूँ। अगर आप ये सोच रहे हैं तो बिल्कुल आप कोशिश कर सकते हैं, बिल्कुल बनेगा। तो यहाँ से आपका स्टार्ट है क्वेश्चन, क्रियात्मक पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, है ना, लाइन से आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे और इस एक एक क्वेश्चन को आप बना कर देख सकते हैं। बाय द वे आपसे नहीं बन रहा है, लाख कोशिशों के बाद या आपकी यूनिवर्सिटी में भी इसको नहीं बताया जा रहा है, तो आप मुझसे PDF खरीद सकते हैं। मैं आपको सारे क्वेश्चन के सोल्यूशन वाला PDF उपलब्ध करा देता हूँ। ठीक है, जिसकी प्राइस रहेगी, फ्री में नहीं रहेगा। वीडियो आपको फ्री में मिल रहा है, वीडियो देख सकते हैं, पर PDF का रहेगा क्योंकि उसको मैंने अपनी मेहनत से लिखा है कि क्वेश्चन को सॉल्व किया है, PDF बनाया है, तो उसका एक मूल्य आपको चुकाना पड़ेगा। ऐसे भी अगर आप बुक वगैरह खरीदते हैं तो आपको उसमें 1,000 रुपये से ज़्यादा पैसे इसमें लग ही जाते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, आपको जैसा ठीक लगे, जिनको भी लेना होगा वो मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, वैसे इस बुक का प्राइस है 450 और ये 2 साल पहले का बुक है, अब ये बढ़ के 480 वगैरह कुछ हो चुका होगा। तो ऐसे अगर आप बुक वगैरह लेते हैं तो आपको इतने रुपए देने ही पड़ेंगे और यहाँ 100-150 रुपये में आपके बुक के PDF और नोट्स दोनों मिल जाएंगे। ठीक है, तो जैसा ठीक लगे मुझे कमेंट करके बताइए। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा, सीखे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।